नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर एम वी गोहिल, ढोलका आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं 301 में रस के चैप्टर को। तो आगे मैंने रस के स्वरूप को उसकी परिभाषा के साथ समझाया है। आइए हम आगे यहाँ देखते हैं रस के अंग, उपकरण और तत्व की बात को। मित्रों, मैंने एक चार्ट रखा है यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोरोना में भी बैठे थे। तो रस के अंग जो है ये यूनिट में है आपके। पूरा एक प्रश्न बनता है इसके ऊपर, और प्रश्न ऐसे बनता है कि रस के स्वरूप को समझाते हुए रस के अंग पर चर्चा कीजिए। यही प्रश्न दूसरे ढंग से भी पूछा जाता है कि रस की परिभाषा लिखते हुए उसके उपकरणों की चर्चा कीजिए। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि रस के कितने भाव होते हैं। रस के अंग यहाँ पर है। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव। अभी मैं आगे बात कर चुका हूं कि संचारी भाव, अनुभाव, विभाव और स्थायी भाव से मिलकर रस उत्पन्न होता है। मित्रों, आज आपको पता चलेगा कि एक रस जब उत्पन्न होता है हमारे मस्तिष्क में तो उसके पीछे कितनी बड़ी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में बहुत ही जल्द अनुभव के साथ होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है और हम लोग उस रस का अनुभव कर लेते हैं। आप खुश है तो आप आनंद में हैं, आप श्रृंगार रस में चले जाते हैं। आपको कहीं पर कोई अचानक करुण घटना की जानकारी मिले, कोई स्वजन की मृत्यु के समाचार मिले और आप तुरंत करुण रस में शोक में चले जाते हैं। और उसके पीछे कितनी क्रिया होती है ये आपको चार्ट के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। स्थायी भाव, हर रस का अपना एक स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक रस का स्थायी भाव भय, जब भय आपको लगता है तो भयानक रस आता है। विभत्स रस कब होता है? जुगुप्सा, आप अचानक रास्ते से गुजर रहे और जा रहे और अचानक आपको रास्ते में कोई गंदगी मिली, कोई पशु मरा हुआ पड़ा मिला और उसकी बदबू फैली है पूरे उस वातावरण में। तो आप तुरंत क्या करेंगे? तुरंत आप नाक पर आपका हाथ रख देंगे या रुमाल निकालकर आप आपके नाक को उस सांस लेने के लिए बंद कर देंगे। तब जो आप स्थायी भाव का अनुभव करते हो ये जुगाप्सा, और तब जो रस उत्पन्न होता है वो होता है विभत्स रस, जो पसंद न आए ऐसी बात। और जब विस्मय हो जाता है आपके सामने, अचानक आपकी आंखें चौधी आ जाती है, आप पूरी आंखें खोलकर देखने के लिए क्या। अचानक मैं बात करूं और आपके सामने कैसे बात करूं कि बच्चन साहब आपके सामने क्लास में आ गए, तो आप अद्भुत रस में चले जाओगे, आपकी आंखें चौड़ी हो जाती, अरे बच्चन साहब हमारे यहाँ। वो है अद्भुत रस की बात। वीर रस जिसका सही भाव है उत्साह, उत्साह में जब होते हैं आप तब वीर रस का भाव जागृत होता है। और हास्य रस, हास्य उसका स्थायी भाव है। कोई ऐसी बात कर ली जिससे आप हंसने लग गए, कोई चुटकुला सुना दिया, आपको कोई जोक सुना दिया और आप जिस भाव में चले जाते वो होता है आपका हास्य रस। और शांत रस यानी निर्वेदता, जिसमें हम बिल्कुल खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तब हम शांत होते हैं और तब जिस रस का हम अनुभव करते हैं वो होता है शांत रस। तो मित्रों याद रख लीजिए आप, श्रृंगार रस, रति स्थायी भाव है, करुण में शोक है, रौद्र क्रोध है, भयानक है तो भय है, विभत्स है तो जुगुप्सा है, अद्भुत है तो विस्मय है, वीर रस है तो उत्साह है स्थायी भाव, हास्य है तो हास और शांत रस है तो निर्वेद। विभाव में दो भाग है, एक आलम्बन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में विषय और आश्रय होता है कि किस तरह से रस होता है उत्पन्न। तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि पहले तो रस तैयार होगा तो वो आलंबित होगा किस पर? विषय और आश्रय पर। विषय कोई भी हो सकता है, जैसे कविता में नायक और नायिका हो सकते हैं। उसके साथ जुड़ी हुई वातावरण की बातें जो होती है तो आश्रित आश्रित होते हैं वो, तब जाकर वो आलंबन की चेष्टा होती है और नायक नायिका की बात आती है।
आगे मैं जब इसका विस्तृत वर्णन करूंगा उदाहरण के साथ एक नए वीडियो में। आगे आइए आप, उद्दीप्त होता है रस कैसे? तो वो आलम्बन की चेष्टाएं और वातावरण के माध्यम से। तो रस जागृत यहाँ होगा और जागृत होगा तभी व्यक्ति उस रस में लीन होता जाएगा। तो आलम्बन की चेष्टाएं, जो आलम्बन विभाव विषय आश्रित की उसकी चेष्टाएं ऐसी होगी और आसपास का वातावरण ऐसा होगा, तब जाकर वो उद्दीप्त होता है। और वो अनुभव कैसे होगा? तो वो है कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। इन 5 प्रकार के जो हमारे ग्रंथियां है उसके आधार पर इसका हम अनुभव कर सकते हैं। और सात्विक में भी स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वर्भंग, वेपथु, वेवण्य, अश्रु और प्रलय। तो ये अनुभव है। तो कोई भी वातावरण की बात आती है तो किस तरह से अनुभव में आता है, मैं आगे जब इसका फिर से एक पूरा चैप्टर लूंगा, एक उदाहरण के साथ आपको समझा सकता हूँ। और फिर भी मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि मान लीजिए करुण रस उत्पन्न होता है तो विषय आता है कि अचानक किसी घटना, ऐसी करुण घटना की हमें जानकारी मिलती है और वो करुण घटना ऐसी होती है कि हम उसके प्रति आश्रित हो जाते हैं कि हमारे किसी निकट के स्वजन का देहांत हुआ है, ऐसा हमें समाचार मिला। हम तो आलंबित हो जाते हैं हम उस समाचार में। और जैसे ही हम समाचार सुनते और नजदीक के हमारे निकट के स्वजन है तो चेष्टाएं हमें उस वातावरण को करती है तैयार, हमें उनकी जो स्मृतियां याद आने लगती है और हम करुण रस में धीरे 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 जाकर बहते हैं। और तब हमारी ग्रंथियों पर इसकी असर होती है और हमारे शरीर में स्वेद, रोमांच ये सब शुरू हो जाते हैं और हम रोने लग जाते हैं, हम करुण रस में बह जाते हैं। इसके साथ मित्रों जो चौथा भाग है संचारी भाव, उस संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया यानी कि निंदा करना, मद, श्रम, आलस्य, दैन यानी कि गरीबी, चिंता, मोह, स्मृति यानी कि याद शक्ति, धृति यानी कि धैर्य, क्रीड़ा, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुक यानी कि उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार यानी कि बेहोशी, स्वप्न, विबोध, अमर्ष यानी अवमर्ष यानी कि चिढ़ना यानी चिढ़ाना, अवहितता यानी कि भाव छिपाना, उग्रता, मति, व्याधि मन यानी कि मन की व्यग्रता, उन्माद, त्रास, वितर्क और अंतिम है मरण। तो ये सारी बातें मैंने अभी कहा कि करुण रस कैसे जागृत होता है। तो उस उद्दीपन आलम्बन की चेष्टाओं के बाद हमारे मन में कुछ न कुछ व्यभिचारिक यानी कि संचारी भाव जागृत होते। और संचारी भाव कैसे होते? पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं मिटते हैं, उठते हैं मिटते हैं। तो एक साथ अनेक संचारी भाव आएंगे, कोई एक नहीं। तो करुण रस की बात आएगी तो किसी की मृत्यु की बात आई तो वो संचारी भाव होगा मृत्यु का। हम लोगों को वहां पर ये बात लगेगी, हमें बहुत सारी हमारा जो मन है उसे प्राप्त करता है। उसी प्रकार हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती है और हम उस ग्लानि का भी भाव प्राप्त करते हैं। हमें चिंता होती है, मोह जिस व्यक्ति के प्रति है उसके प्रति की चिंता है हमारे मन में, इन सारे भावों को जागृत करती है। तो एक रस उत्पन्न होने में इतनी सारी क्रियाएं जागृत होती है, तब जाकर मित्रों एक रस का हम अनुभव कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आया कि कोई भी एक रस जो उत्पन्न होता है उसके पीछे ये 4 प्रकार की प्रक्रिया होती है और तब जाकर हम उस रस का अनुभव लेते हैं। मित्रों, नवरस आपके कोर्स में और उसी नवरस पर हम चर्चा आगे जारी रखते हैं। अभी मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ और आगे मैं एक नए वीडियो में फिर से मिलता हूँ। हाँ, भूलना मत, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आने वाले आगे के नए वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। तो मित्रों, बेल का आइकन भी दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।